हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के सामने टॉपिक 4, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। करप्शन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली अफेक्ट गुड गवर्नेंस। जो करप्शन है वो सीरियसली अफेक्ट करता है गुड गवर्नेंस को, रूल ऑफ लॉ को, पब्लिक कॉन्फिडेंस को इन द स्टेट में। इसको और मजबूती पाने के लिए हमारा 2018 का अमेंडमेंट भी आया हुआ था, जिसने इंट्रोड्यूस किया था स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। जो पहले के पनिशमेंट थे वो बहुत कम थे। 2018 के अमेंडमेंट के बाद पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे। अब बात करते हैं कि हमें इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। नीड ऑफ द एक्ट। संथानम कमेटी रिपोर्ट। द संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1964 हाईलाइटेड द करप्शन हैड बिकम वाइड स्प्रेड इन पब्लिक सर्विस ड्यू टू। कारण बताए गए यहाँ पे concentration of discretionary power, lack of accountability, delay in administration, weak weak enforcement of existing law। इन सभी कारणों की वजह से संतनम कमेटी ने रिकमेंड किया था एक कम्प्रिहेंसिव एंटी करप्शन लॉ हो, एक स्पेशल एजेंसी हो जो इन्वेस्टिगेट करे करप्शन को। एग्जाम्पल सीवीसी, सीबीआई। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट टू एक्ट एज डिटरेंस, जो लॉ को तोड़ने वाले हैं उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले। अब आते हैं, ये हमारे केसमेंट में ही लिखा हुआ था ये तीन, तो मैंने सोचा इसको डिफाइन कर दूं। फर्स्ट है एंटी करप्शन ब्यूरो, ऑपरेट्स एट द स्टेट लेवल। ये स्टेट लेवल पे ऑपरेट करता है। इन्वेस्टिगेट करप्शन केसेस इन्वॉल्विंग स्टेट पब्लिक सर्वेंट, जो स्टेट से रिलेटेड जो पब्लिक सर्वेंट है उससे डील करता है ये। इसका काम है एफआईआर रजिस्टर करना, कंडक्ट ट्रैप केसेस एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंडर। अब आते हैं, सेकेंड है हमारा सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सुपरवाइज विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करता है। ये सीबीआई से भी ऊपर होता है। थर्ड है हमारा सीबीआई, इन्वेस्टिगेशन करप्शन इन्वॉल्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको ये इन्वेस्टिगेशन करता है अगर उन्होंने करप्शन किया हो तो। ये फंक्शन करते हैं अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। सीबीआई हैंडल करती है हाई प्रोफाइल केसेस, जैसा कि हम लोगों को पता ही है, एन इंटर स्टेट करप्शन केसेस। अब हम आगे देखते हैं पीसी 98 एंड 2018 अमेंडमेंट में ऐसे क्या मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्रिमिनलाइज ब्राइब गिविंग। पहले बस टेकिंग ऑफेंस था, लेकिन अब 2018 के बाद ब्राइब गिविंग, घूस देना और घूस लेना दोनों ही अपराध माना गया है। रिप्लेस्ड ग्रेटिफिकेशन, जो ग्रेटिफिकेशन वर्ड यूज़ किया गया था उसको चेंज करके अब अनड्यू एंड एडवांटेज में चेंज कर दिया गया है। सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंस। थर्ड है इंट्रोड्यूस कॉरपोरेट क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इनहेंस पनिशमेंट एंड टाइम बाउंड ट्रायल प्रोविज़न। अब टाइम बाउंड कर दिया गया है कि इतने टाइम तक ही ट्रायल हो जाना चाहिए। प्रायर अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 17A, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केस के लिए। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट डिफिनेशन। सेक्शन 2C डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट को। कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट होंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जजेस, एनीवन परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी। कोई भी जो परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है वो सारे। सेक्शन 7 डील करता है ऑफेंस बाय पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस करता है, जैसे टेकिंग अनड्यू एडवांटेज टू परफॉर्म और रिफ्रेन फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटी, इसकी पनिशमेंट है मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल ये इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। सेक्शन 8 ब्राइब गिवर। अब नाउ टेकिंग एंड गिवर दोनों ही क्राइम में आते हैं। सेक्शन 9 डील करता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पे, कंपनीज लाइबल इफ ब्राइब इज गिवन टू ऑब्टेन बिजनेस एडवांटेज। सेक्शन 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिजप्शन। कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि आपके ऊपर केस लॉज हुआ है तो आपने पक्का करप्शन की ही है। ये कोर्ट प्रिज्यूम करके चलता है कि आपने, अनलेस ही प्रूफ्स अदरवाइज। जब तक आप ये प्रूफ नहीं कर लेते कि नहीं मैं इनोसेंट हूँ, तब तक आप गिल्टी ही माने जाओगे। अब सेक्शन 11 to 14 मिस यूज़ ऑफ पोजिशन, हैबिचुअल ऑफेंडर है। अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, या फिर पनिशमेंट इंक्रीज फॉर रिपीटेड ऑफेंस। अगर कोई पर्सन है जो हैबिचुअल ऑफेंडर है या वो पनिशमेंट रिपीट कर वो ऑफेंस कर, वो रिपीटेड ऑफेंस कर रहा है,
हैबिचुअल ऑफेंडर में ही आएगा, तो उसके लिए भी पनिशमेंट स्ट्रिक्ट कर दी गई है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, the act is punishable. Punishment may extend to half of the maximum punishment prescribed for the offense. सेक्शन 70 डील करता है पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट, जो पर्सन को ऑथराइज किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ओनली जो सीनियर जो पुलिस ऑफिसर है, डीएसपी एंड उससे ऊपर, वही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इंश्योर फेयरनेस एंड प्रिवेंट मिसयूज होगा। सेक्शन 17A प्रीवियस अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल रिक्वायर्ड बिफोर इन्वेस्टिगेशन एक्सटर्न इन ऑफिशियल कैपेसिटी। प्रायर अप्रूवल लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो। इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट ऑनेस्ट पब्लिक, जो ऑनेस्ट पब्लिक ऑफिसर है उसको हरासमेंट से बचाने के लिए प्रीवियस अप्रूवल लेना ज़रूरी है। सेक्शन 90 प्रिवेंशन ऑफ करेक्शन एक्ट, रीड विथ सेक्शन 197 CRPC, प्रायर सेक्शन रिक्वायर्ड टू प्रोसिक्यूट अ पब्लिक सर्वेंट। अब आते हैं, ये हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न वगैरह सारे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं हम केस पे। जो हमारा पहला केस है, इस केस में बस मैं फर्स्ट केस डील करूँगी, सेकंड केस में सेकंड वीडियो में डील करती हूँ। तो फर्स्ट केस है हमारा कालीचरण मोहापात्र वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 1998 का केस है। इसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद है आप लोग डेट लिख के आएंगे, अगर नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं, बट उम्मीद करना। तो इसकी जो फैक्ट है, द एपिलेंट कालीचरण मोहपात्रा वॉज एन IPS ऑफिसर इन उड़ीसा, और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, मतलब सर्व कर रहे थे सेवा। 12 मई 1990 को क्या हुआ कि इनके घर रेड पड़ी, सीक्रेट ऑफ इंफॉर्मेशन इनको मिली थी, तो रेड हुआ इनके घर पे। तो उनके घर पे ड्यूरिंग द रेड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, बहुत सारे कैश बरामद हुए और ज्वेलरी रिकवर हुए। A case was registered under Section 13 Subclause 2 read with Section 30 Subclause 1E of the Prevention of Corruption Act 1980. The appellant retired from service on 13 December 1990. After retirement, the Vigilance Department filed a charge sheet on 13 September 1992. The appellant challenged the prosecution. अगर मैं इसको easily way में बताऊँ तो सुनो, फैक्ट इसके क्या है। एक कालीचरण मोहपात्रा एक IPS ऑफिसर है उड़ीसा में, इनके घर पे रेड होती है 12 मई 1990 को, और ये रिटायर हो जाते हैं 31 दिसंबर 1990 को रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो चार्जशीट है वो 2 साल बाद फाइल की जाती है, 30 सितंबर 1992 को, 2 साल बाद। तो 2 साल बाद तो ऑलरेडी वो 1990 में रिटायर हो चुके थे, और जो चार्जशीट फाइल हुई है वो 1992 को, 2 साल बाद। तो क्वेश्चन ये उठता है, लीगल इशू इसमें ये है कि कैन अ पब्लिक सर्वेंट बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 आफ्टर रिटायरमेंट इफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड वाइल ही वॉज इन सर्विस। अब वो सर्विस में नहीं है, अब तो रिटायर हो चुके, तो क्या तब भी उन पर PC एक्ट 1988 लगेगा या नहीं लगेगा? क्या वो प्रोसिक्यूटेड होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है। तो इसमें कंटेंशन ऑफ द अपीलेंट का कहना क्या था, इसमें ये भी ज़रूरी है। द PC एक्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 डज नॉट एक्सप्रेसली इंक्लूड, उसमें कहीं भी रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स का वर्ड नहीं लिखा हुआ है। इसका ही फ़ायदा लेते हैं अपीलेंट। द सेक्शन 2C, वो कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि सेक्शन 2C डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट, बट डज नॉट इंक्लूड एक्स पब्लिक सर्वेंट, बट वो इंक्लूड नहीं करता है एक्स पब्लिक सर्वेंट को। मतलब पूरा मिला के कहना है कि रिटायर्ड पब्लिक ऑफिसर इसमें नहीं आ रहे हैं, तो मैं लाइबल नहीं हूँ ही। और उन्होंने कंपेयर किया, ही कंपेयर विथ सेक्शन 197 ऑफ CRPC विच स्पेसिफिकली यूजेज द वर्ड एनी पर्सन हु इज़ और हु वॉज अ पब्लिक सर्वेंट। इनका कहना था, कालीचरण का कहना था कि जो 197 CRPC बात करता है उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हु इज़ और हु वॉज अ पब्लिक सर्वेंट, बट सेक्शन 2C ऑफ PC एक्ट पब्लिक सर्वेंट डज, मतलब PC एक्ट में जो पब्लिक सर्वेंट है उसमें रिटायर सर्विस की बात नहीं की गई है, जबकि 197 CRPC में क्लियरली लिखा हुआ है कि एनी पर्सन हु इज़ और हु वाज। तो वो इनका कंटेंशन ये है कि सिंस सच वर्ड्स आर एब्सेंट इन द PC एक्ट प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी इनिशिएट इन द पब्लिक कैन नॉट बी इनिशिएट और कंटिन्यू आफ्टर रिटायरमेंट, कि अब रिटायरमेंट हो चुके तो ये PC एक्ट उन पर लगना नहीं चाहिए।
अब इसमें कोर्ट ऑब्जर्व करती है स्टेटस, कोर्ट ऑब्जर्व करते हुए डिसीजन देती है कि पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि कोर्ट ये कहती है कि द स्टेटस एट द टाइम ऑफ ऑफेंडर इज डिसीजिव, कि जो ऑफेंस का टाइम कब है वो देखा जाएगा। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हाट मैटर इज वेदर द पर्सन वॉज अ पब्लिक सर्वेंट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस, नॉट वेदर ही वॉज स्टिल इन सर्विस लेटर। ये मैटर नहीं करता उसने क्राइम कब कमिट किया था, ये मैटर करता है। सेकंड, वो ये बोलते हैं द क्रिमिनल लाइबिलिटी डज नॉट एंड विथ रिटायरमेंट। अगर कोई पर्सन है वो रिटायर हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो क्रिमिनल लाइबिलिटी से भी छूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। द कोर्ट क्लियरली सेड दैट द पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट escape पनिशमेंट जस्ट बिकॉज रिटायर्ड, रिटायरमेंट डज नॉट कैंसल द ऑफेंस। कितनी अच्छी बात बोली है कोर्ट ने। थर्ड इसने रीज़न दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सेक्शन 19 PC एक्ट अप्लाइज ओनली टू सर्वाइविंग पब्लिक सर्वेंट। द कोर्ट सेड दैट द सैंक्शन अंडर, जो सैंक्शन जो मंजूरी है वो सेक्शन 90 ऑफ द PC एक्ट इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द एक्यूज्ड इज स्टिल इन सर्विस। जब सेक्शन रिक्वायर होगा जब वो पर्सन स्टिल इन सर्विस हो, अब तो रिटायर हो चुका तो सैंक्शन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लॉज C ऑफ सेक्शन 90 डज नॉट कवर रिटायर्ड ऑफिसर, क्योंकि उसमें कहा गया था कि सेक्शन 90 का ABC देखें तो ए ये बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको अपॉइंट किया वही हटा सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट, या थर्ड C बात करता है रिटायर्ड ऑफिसर को, अगर रिमूव किया गया तो वो उसके अंदर आएगा। तो फोर्थ में ये कहता है क्लॉज C ऑफ द सेक्शन 19 डज नॉट कवर रिटायर्ड ऑफिसर, द वर्ड अथॉरिटी competent to remove him office is him from his office indicate that the provision applies only where removal from service is possible। इसमें क्या है, रिमूवल की बात की गई, इसको रिमूव नहीं किया गया तो वो तो खुद रिटायर हो चुका है, तो ये इसमें 90C कवर नहीं करता है, सिंपल से कहना है उनको। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेक्शन 5 कहता है चेंज इन सेक्शन 197। उन्होंने कहा था, कंपैरिजन किया था ना अपीलेट ने कि सेक्शन 197 वगैरह से कंपेयर किया था सेक्शन, तो उसमें कहते हैं CRPC डज नॉट हैव द एक्यूज, कि जो सेक्शन 197 CRPC है वो हेल्प नहीं करेगा एक्यूज को, बिकॉज डेट चेंज डज नॉट अप्लाई टू करप्शन केसेस। जो 197 है वो करप्शन केसेस से डील नहीं करता, तो यहाँ पे CRPC 197 हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। तो सिक्स्थ अपना ऑब्जर्व किया है, अपना कंटेंशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉ शुड नॉट हेल्प करप्ट ऑफिसर, कि लॉ कभी भी हेल्प नहीं करता करप्ट ऑफिसर को। तो इसमें डिसीजन क्या होगा, डिसीजन ये बताया गया है द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द अपीलेंट वर रिजेक्टेड। जितने भी अपीलेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किए थे वो सारे रिजेक्ट कर दिए गए बाय सुप्रीम कोर्ट, और जो अपील थी इनकी डिसमिस कर दी गई थी। तो ये रही हमारी सारी पूरा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट केस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।